सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफ़र होने से पहले रैशनलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन, छात्र शिक्षक अनुपात या सरप्लस होने की जो समस्या है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने अपने सीनियर साथियों के साथ और विभागीय नियम वगैरह पढ़कर इसका मुख्य आधार बनाया है। तो सबसे पहले हम अपने प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं। आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की तैयारी हो रही है और अध्यापक संघ जो है कुछ बातों पर इसका विरोध प्रकट कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आरटीई के तहत 2009 के तहत अध्यापक छात्र रेशो प्राइमरी स्कूल्स में क्या है, यानी अध्यापक छात्र जो अनुपात है वो 1:30 का 2009 की जो हमारी आरटी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी रही है उसके तहत बनाया गया था। और 35 छात्र 35 प्लस अगर छात्र हो जाते हैं तो दूसरा सेक्शन बनाया जा सकता है, यह उसमें कहा गया है। और प्राइमरी स्कूल्स में 1 से 60 छात्रों पर लगभग 2 जूनियर बेसिक टीचर हमारे जेबीटी साथी जो है काम कर सकते हैं। 61 से 90 छात्रों पर 3 जेबीटी साथी होंगे। 91 से 120 छात्र संख्या पर 4 और ऐसे ही 121 से 150 पर 5 जेबीटी शिक्षक जो है काम करेंगे। 151 से 180 यहाँ पर जो है 5 जेबीटी शिक्षकों के साथ एक एसटी यानी हेड टीचर भी दिया गया है। और अभी जो हमारे अध्यापक संघ है, हमारा शिक्षक संघ है, वह प्राइमरी स्कूल्स के लिए 1:25 का अनुपात रखने की मांग जो है कर रहा है। और मांग काफ़ी पुरानी है, हालांकि अभी तक पूरी नहीं हुई है। यानी छात्रों का जो शिक्षक के साथ अनुपात होगा वो 30:1 का होगा। 35 छात्रों के बाद अलग से सेक्शन बनाया जा सकता है प्राइमरी स्कूल्स में। और 1 से 60 छात्रों पर यानी 2 शिक्षक होंगे, यानी 30 बच्चों पर 1 जेबीटी साथी काम करेगा। और इस रेशो को कम करने की मांग की जा रही है। अध्यापक संघ चाहता है कि 50 बच्चों पर 2 अध्यापक दिए जाने चाहिए और 100 से अधिक छात्रों पर एसटी की भी मांग रखी गई है। अगर बात करते हैं वैज्ञानिकरण की, रैशनलाइजेशन की, तो अभी आप देख चुके हैं कि लगभग 6725 जेबीटी साथी जो हैं सरप्लस हो गए हैं। हमारे कुल विद्यालयों की जो संख्या है लगभग 8677 है प्राइमरी स्कूल की। और छात्र संख्या के अनुपात में यदि अध्यापक अधिक होता है, बनता है, तो सरप्लस की श्रेणी में आता है। दूसरी ओर अगर हम टीजीटी, पीजीटी, ईएसएचएम, सीएंडवी आदि की बात करें या उनके रैशनलाइजेशन वैज्ञानिकरण के नियम की बात करें तो उनमें थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पर छात्र शिक्षक जो अनुपात है 6 से 12 पर जो नियम लागू होते हैं वो बढ़ जाता है। 1 से 50 बच्चों पर जो है एक सेक्शन रख सकते हैं। और अगर दूसरा सेक्शन बनाया जाता है तो आप बच्चों के आधार पर एक सेक्शन में अधिकतम 45 जो है बच्चे रख सकते हैं, स्टूडेंट्स रख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा सेक्शन जो है 51 से 90, तीसरा 91 से 130 छात्रों पर, और चौथा 131 से 170 छात्रों पर सेक्शन अलॉट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर 40 बच्चों का जो है सेक्शन, छात्रों का सेक्शन होगा। सभी स्कूल्स में जानते हैं कि लगभग 6.5 घंटे स्कूल्स हमारा लगता है। और सभी टीजीटी, पीजीटी, ईएसएचएम या सीएंडवी आदि के लिए प्रतिदिन 6 पीरियड जो है निर्धारित हैं और सप्ताह के 36 पीरियड निर्धारित किए गए। लेकिन जब सेकंड पोस्ट की बात आती है, यानी इससे ज़्यादा पीरियड किसी के हो जाते हैं, तो 40 पीरियड के बाद ही नई पोस्ट जो है सैंक्शन होगी। ये बात आपने जो है ध्यान रखनी है, 40 पीरियड्स के बाद ऐसा होगा। जो नॉर्म्स दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज वीकली पीरियड्स की जो अगर बात करें
तो जो 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए सब्जेक्ट्स के पीरियड्स अलॉटेड हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए 6, मैथमेटिक्स के लिए 6, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडीज़ के लिए 6 जो हाँ पीरियड अलॉट किए गए हैं। सभी के लिए अलग अध्यापक होगा। संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, ड्राइंग, म्यूजिक यानी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 5 पीरियड जो हैं निर्धारित हैं। और अगर 9वीं 10वीं की बात करें तो इंग्लिश के पीरियड जो हैं बढ़ जाते हैं और 6 की बजाय इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो पीरियड्स हैं वो 8 हो जाते हैं। यानी 8 के एक अध्यापक जो है इंग्लिश किसी भी कक्षा में 9वीं या 10वीं में 8 पीरियड्स जो है लेगा। 6 की बजाय 2 एक्स्ट्रा पीरियड उसको दिए जाएंगे और 36 पीरियड्स में वो काउंट होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ हिंदी और साइंस की बात करें तो 6 पीरियड ही अलॉट हैं और सोशल स्टडीज़ यहाँ पर 5 पीरियड निर्धारित किए गए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पर 5 पीरियड निर्धारित किए गए हैं। संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, ड्राइंग, म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन में 5 पीरियड्स। आईटी वगैरह के लिए 6 पीरियड निर्धारित किए गए हैं और लैब या स्पोर्ट्स के लिए जो पीरियड हैं, स्किल्स के लिए, योगा के लिए 4 पीरियड निर्धारित किए गए हैं। 11वीं 12वीं की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश के 8 पीरियड, हिंदी के 6 पीरियड और यहाँ पर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स अगर लेते हैं यानी इलेक्टिव जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या फिर हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ये कॉमन, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स आदि। तो यहाँ 8 पीरियड के साथ जो है लगभग 3 विषयों के साथ 24 पीरियड बनेंगे। आईसीटी या कंप्यूटर एजुकेशन के लिए 4 पीरियड अलग से निर्धारित हैं। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 4 पीरियड, ऐसे ही स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए यहाँ 2 पीरियड जो हैं निर्धारित किए गए हैं। खैर पीरियड्स की बात तो जो है चलती रहती है, सबको पता ही है। अपने नियमानुसार आप पीरियड लेते रहते हैं, आप कक्षा का संचालन करते रहते हैं। शिक्षण कार्य हमारा मुख्य ध्येय है और छात्र संख्या पर हमारा जो कार्य निर्भर है, इसलिए सभी विद्यालयों में हमें छात्र संख्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि सरप्लस या नॉर्मलाइजेशन के नॉर्म्स के अनुसार आपको लाभ हो सके। मेडिकल स्ट्रीम्स में पीरियड्स की संख्या जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो है नंबर ऑफ पीरियड्स प्रैक्टिकल जो पीरियड्स होते हैं उनके साथ जुड़कर 10 हो जाती है वीकली। बाकी सब्जेक्ट्स की लगभग सेम ही रहती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की 10-10 पीरियड्स जो हैं काउंट किए जाएंगे अध्यापक के रेशो के अनुसार। अब चलते हैं महत्वपूर्ण विषय जो नॉर्मलाइजेशन या रैशनलाइजेशन का किया गया है, उन पोस्ट पे कुछ नियम निर्धारित हैं। जैसे कि आप जानते हैं एलिमेंट्री जो स्कूल हेडमास्टर है उनकी पोस्ट हाई स्कूल्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हटा दी गई है। मिडिल स्कूल्स में ये इनको पोस्ट दी गई है। प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए 2 पीरियड जो है निर्धारित किए गए हैं इच्छानुसार, वो जो जिसमें उनकी रुचि है, जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते रहे हैं। बाकी के 36 पीरियड रहते हैं। पीजीटी, ईएसएचएम, टीजीटी, सीएंडवी और 40 के बाद दूसरी पोस्ट निर्धारित है, ये हमने चर्चा की। अब नियम कहता है कि यदि नया अपग्रेडेड स्कूल है तो वहाँ पर एक एक पोस्ट दी जाएगी। उस अपग्रेडेड स्कूल्स में नई पोस्ट निर्धारित की जाएंगी। हाई स्कूल में अगर बात करते हैं 9वीं 10वीं कक्षा तक, यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 15+ स्टूडेंट हो जाते हैं यानी 15 से ज़्यादा छात्र हो जाते हैं तो ऑप्शनल टीचर के लिए वैकेंसी सैंक्शन हो जाएगी। सीनियर सेकेंडरी में यह रेशो जो है 20+ छात्रों के लिए है, यानी 20 से अधिक छात्र अगर हो जाते हैं तो पोस्ट जो है वहाँ पर अलॉटेड की जाएगी। अब बात करते हैं सभी सब्जेक्ट्स और उनकी पोस्ट संबंधी जो नियम। रैशनलाइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं, जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला, वैकेंट पोस्ट जहाँ पर अध्यापक नहीं है, यदि ड्राइव चलता है तो पोस्ट वैकेंट है तो वहाँ पर कोई भी अध्यापक उसके लिए अप्लीकेबल होगा। या डीम्ड वैकेंट पोस्ट है वो भी मार्क की जा सकती है इसके लिए। दूसरी बात, सरप्लस यदि गेस्ट वहाँ पर है या इन पोस्ट पर काम कर रहा है तो उसको भी वैकेंट पोस्ट मान लिया जाता है। हालांकि कुछ समस्याएं
यहाँ पर आ जाती हैं वो अलग बात है। 5 साल से अधिक यदि उस पोस्ट पर कोई शिक्षक साथी जो है काम कर रहा है तो ड्राइव में उसको वैकेंट मान लिया जाएगा। यह नियम बना दिया गया है, आप सभी जानते हैं। सरप्लस की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट स्टे वाली पोस्ट को सरप्लस माना जाएगा, यानी छात्र अध्यापक अनुपात में यदि अध्यापक ज़्यादा हैं तो जिस अध्यापक साथी का समय स्टे जो है लंबा होगा, लॉन्गेस्ट होगा, उस पोस्ट पर ज़्यादा समय जिसने काम किया होगा वह सरप्लस मानी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ छूट भी दी गई है, कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। यदि पोस्ट पे कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सरप्लस है, 2 साथी हों, यदि दोनों साथी 2 अध्यापक वहाँ पर सीनियर हैं और एक साथ उन्होंने ज्वाइन किया है तो जोन वाइज और स्कूल वाइज स्टे भी उनका कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी उस जोन में या उस स्कूल में, उस ब्लॉक में ज़्यादा समय जिसने बिताया है उसको सरप्लस कर दिया जा सकता है। अगर टाई वाला ऑप्शन होता है, यानी एक ही दिन दोनों ने ज्वाइन किया और एक ही समय ज्वाइन किया है और जोन वाइज और स्कूल वाइज या ब्लॉक वाइज भी सेम ही उनका कार्यकाल रहा है, तो इसमें महिला साथी को, शिक्षक को जो है छूट दी जाएगी और जेंडर मेल जो है सरप्लस होगा यदि एक ही साथ दोनों की ज्वाइनिंग वहाँ पर है, उस स्कूल में उनकी ज्वाइनिंग है। यदि दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं तब जो है टाई वाला ऑप्शन हो जाता है और यंगर पर्सन जो उनमें से छोटा होगा एज के हिसाब से उसको जो है सरप्लस किया जाता है। देन बिफोर द जो है ओल्डर जो शिक्षक है, हमारा साथी है, उनसे पहले कम एज वाले को वहाँ से सरप्लस किया जाएगा यदि एक ही दिन एक ही समय दोनों की ज्वाइनिंग है। इस नियम को भी आपने याद रखना है। रेशनलाइजेशन में इन नियमों में कुछ छूट भी दी गई है, जैसे एनसीसी जो ऑफिसर हैं उनको इसमें छूट दी गई है, या 1 साल के अंदर जो रिटायर होने वाला व्यक्ति है, शिक्षक है, उसको भी इसमें छूट है, उसको सरप्लस नहीं माना जाएगा। साथ में डिसेबल्ड व्यक्ति है, 100% लो विजन है या सफरिंग फ्रॉम कैंसर से सफरिंग कर रहा है तो वो भी इस सरप्लस या रेशनलाइजेशन या पोस्ट को जो है वैकेंट पोस्ट के रूप में नहीं लिया जाएगा और उसको जो है रियायत दे दी जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम जो रेशनलाइजेशन से संबंधित, छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित मैंने जो आधार बनाया अपनी शिक्षक नियमावली का, तो उसी आधार पर मैंने आपको ये वीडियो शेयर की है। अच्छी लगी तो सभी को शेयर करें, सभी साथी इन बातों से अवगत हों। बहुत सारे साथी नियमों को, रेशनलाइजेशन नियमों को नहीं जानते, साथ में उनको शिक्षक छात्र अनुपात में कन्फ्यूजन बना रहता है। उनके शिक्षक के साथ अपने सब्जेक्ट के साथ प्रति सप्ताह जो पीरियड्स लेने हैं उनमें भी संशय बना रहता है। तो उसी के लिए इस वीडियो को मैंने आधार बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही वीडियो से आपको ऐसी ही अच्छी जानकारी से आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।